हेलो एवरीवन। अभी तक हमने फंडामेंटल राइट्स, सीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी कवर कर लिया है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ देख लेते हैं यूनियन क्या क्या पार्ट। तो एक हो गया आपका प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को भी आप काउंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट होता है तो वाइस प्रेसिडेंट केयर करता है। पीएम एंड सीओएम, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। स्टेट एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें तो हम बाद में कवर। स्टेट में अगर देखें तो आपका हो गया गवर्नर, पीएम एंड सीओएम। स्टेट में भी आपका काउंसिल, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ होता है आपका एडवोकेट। ठीक है, ये बेसिक है, आपको याद रखना ही है डायरेक्ट अगर क्वेश्चन। अब एक एक को हम डीप में देखेंगे। प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट, सीओएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर। यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत टाइम इससे क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो इसको अच्छे से हम दो पार्ट ऑफ द लैंड। ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को, ये इतना पता ही होगा आपको, प्रेसिडेंट को हाईएस्ट ऑफिसर बनाया गया है। ठीक है, द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन प्रिसाइज्ड एज हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। कोई भी अगर जो काम होता है इंडियन स्टेट या अदर गवर्नमेंट से भी अगर हमारी कोई, तो वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही हो। इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक, इज द ट्यूटलर नॉमिनल डिजोर हेड ऑफ इंडियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सारे काम उसी के नाम पे होंगे, भले ही उसके पास ओरिजिनल पावर नहीं है, लेकिन सारे काम उसी के नाम पे करते हैं। इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। इतना आपको बेसिक में याद रखना है। स्टार्ट करते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 52 स्टार्ट होता है, आर्टिकल 51 तक हमने देख लिया था। 51 ए में आपका फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था 1966 में स्पॉन्सर्ड। ठीक है, अब देखो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब इम्पीचमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आता ही है। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से समझ लेना कि मेंबर्स हु वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, कौन वोट करेगा और कौन नहीं करेगा। ठीक, तो मैं एक रिलेशन में बता दूंगा वाइस प्रेसिडेंट। फर्स्ट थिंग इज इलेक्टेड मेंबर। ये वर्ड याद रखना, कंफ्यूज करेगा एग्जाम। ठीक है, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो सदन हैं, कौन कौन सा, लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों के जो भी इलेक्टेड मेंबर हैं वो सभी वोट करेंगे। ठीक है, जैसे नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं करेंगे, मतलब राज्यसभा जब देखेंगे तो यहाँ पे आप सुने होंगे 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, जिनका एक अलग बैकग्राउंड रहता है, साइंस, लिटरेचर, ये सब। ठीक है, उसको अलग से देखेंगे। तो ये वोट नहीं करेंगे। अगर एंग्लो इंडियन है, वैसे तो हटा दिया गया है, तो एंग्लो इंडियन को भी प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था पहले तक, उन वो भी वोट नहीं करेंगे। तो ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स। सभी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, विधानसभा, ठीक है, विधानसभा जो है, उसके सारे इलेक्टेड मेंबर्स फिर वोट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन। नेक्स्ट, इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी, दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, देखो दो ही ऐसी वो हैं अभी, अब जे का है लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं किया है। ठीक है, तो अभी रिसेंट जो केस है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी, दिल्ली एंड पुडुचेरी, इनके भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी वोट करेंगे। ठीक, तो ये आपके इलेक्टेड मेंबर्स हो गए। सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट करेंगे। कौन वोट नहीं करेगा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस, बताया मैं आपको, वो 12 मेंबर नहीं करेंगे। एंग्लो इंडियन तो हट गया है, लेकिन वो भी वोट नहीं करेंगे। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जो गवर्नर नॉमिनेट करता है वो भी वोट नहीं करेंगे। बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, देखो यहाँ पे कंफ्यूज,
ठीक है? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या स्टेट में कवर करेंगे, जैसे इंडिया में अभी 6 स्टेट्स हैं, जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है? लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब होता है विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब होता है विधान परिषद। उसके इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही मेंबर्स वोट नहीं, तो क्लियर रखना, ठीक है? नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, तो नॉमिनेटेड तो सब में हटाना ही है, लेकिन यहाँ पे इलेक्टेड भी हटाना है, किसमें? विधान परिषद, ठीक है? इतना आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं वैल्यू ऑफ वोट। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी में और कई बार रिपीट ध्यान देते हैं। तो वैल्यू ऑफ वोट क्या होता है? ठीक है? टू अचीव यूनिफॉर्मिटी इन स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स as well as parity between state as a whole and the center, the number of votes of each member of electoral college। देखो एक इलेक्टोरल कॉलेज बना है, क्या क्या है इलेक्टोरल कॉलेज में? ये देख लिए, ठीक है? ये यहाँ जो देखे हम, ये आपका इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है? कौन वोट करेगा, इनमें से वोट का वैल्यू कितना होगा एमपी के लिए और एमएलए के लिए, ठीक है? एक विधायक है और एक सांसद है, ये वोट का वैल्यू कितना होगा ये हम देख रहे हैं, ठीक है? तो इसको इलेक्टोरल कॉलेज बना दिए हैं, कौन कौन वोट करेगा, ठीक है? क्लियर है? तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? एमएलए मतलब विधायक, विधायक की वोट की क्या वैल्यू रहेगी? दैट इज टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, ठीक है? डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक? जैसे छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन मान लो 2.5 करोड़ है, अभी तो सेंसस पूरा आई 2.5 करोड़, ठीक है? पूरा ले लिए डिवाइड बाई क्या है ना ये, उसके बाद अब हम इसको डिवाइड करेंगे 90 से। 90 क्या है आपकी विधानसभा सीटें, ठीक? लेकिन इसमें से जो नॉमिनेटेड होंगे माइनस नॉमिनेटेड, ठीक है? वो होगा वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 एमएलए, ठीक है? एक विधायक का छत्तीसगढ़ का, ठीक है? सीजी के एक विधायक का वोट की वैल्यू ये होगी, ठीक? क्लियर? उसके बाद देखते हैं इंटू 1/1000 होगा, ठीक है? वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी, ठीक है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक? अब जो संसद में जा रहे हैं सांसद जो है, ठीक है? टोटल वैल्यू वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलए, पूरे इंडिया के एमएलए के वोट को काउंट कर लो, ऑफ ऑल स्टेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी, टोटल नंबर ऑफ ऑल इलेक्टेड एमपीज। इसमें क्या है आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के एम, ठीक है? लेकिन ओनली एंड ओनली इलेक्टेड नॉट नॉमिनेटेड, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन आता है द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ लोकसभा एमपीज इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वोट ऑफ राज्यसभा एमपीज, तो बिल्कुल सही है, ये यहाँ पे कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है, ठीक है? इसने क्या किया टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट, ठीक है? सारे स्टेट के विधायकों के वोट को टोटल किया डिवाइड बाई इलेक्टेड एमपीज, ठीक है? मतलब लोकसभा राज्यसभा पूरे संसद में जितने चुने हुए सांसद हैं उनके वोट का कितना हो रहा है, ठीक है? तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के विधायकों का वोट शेयर या फिर वोट की वैल्यू इक्वल है, इतना क्लियर रखना, ठीक है? यहाँ से भी स्टेटमेंट बनाता है, ठीक? नेक्स्ट देखते हैं इन ऑर्डर टू विन द इलेक्शन अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मस्ट सिक्योर अ फिक्स कोटा ऑफ वोट्स, ठीक है? तो इसमें फिक्स रहता है, जैसे नॉर्मल इलेक्शन जैसे हो रहा है, जैसे अभी हुआ, ठीक है? अभी जैसे एमपी का इलेक्शन हुआ, ठीक है? संसद में आम चुनाव जो हुए, उसमें क्या होता है कि जैसे 10 लोग खड़े हुए, ठीक है? 10 में से जो हाईएस्ट वोट पाएगा, ठीक है? जो हाईएस्ट वोट जिसको मिलेगा वो जीत जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे कोटा फिक्स रहता है। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ठीक है? तो 50 पर अब सीट तो एक ही है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो पड़ते हैं वो 50% से ज़्यादा होना, ठीक है? तो उसका इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होता है इलेक्शन, बस इतना आप याद रखो, दोनों फॉर्मूला याद रखना और 50% से ज़्यादा वोट मिलना चाहिए, ठीक? द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज़ हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कॉमन है, याद रखना। वोटिंग इज़ डन बाय सीक्रेट बैलेट, मतलब आपको रिलीज़ नहीं करना है। बैलेट पेपर जो दिया जाएगा, वो सीक्रेटली भर के देना है, ठीक? नेक्स्ट देखते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट शुड होल्ड द फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है? तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ठीक? तो कोई वो नहीं है, नॉर्मल सी बात है कि बाहर को लाके इंडिया का प्रेसिडेंट आप नहीं बना, ठीक है? लेकिन एक चीज़ है कि ये नॉर्मलाइज़ेशन से अगर वो सिटीजन बना है, ठीक है? जैसे मदर टेरेसा को मिली थी, तो तब भी वो
इसमें खड़ा प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, ठीक है? एज याद रखना 35 ईयर है उसकी। तो एज का जैसे देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस वन लाइनर आते हैं जैसे हर आरबी में, तो एज का जो आता है 35 जैसे हो गया तो ये आपका हो गया प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर के लिए, कहीं आप दोनों के लिए 35 ज़रूरी है। 30 है राज्यसभा में एमपी के लिए और 25 है लोकसभा में एमपी, ठीक है? और 25 ही आपका एमएलए, विधायक के लिए भी 25 है, लोकसभा में एमपी के लिए 25 है, राज्यसभा में एमपी के लिए आपका 30 है और प्रेसिडेंट या गवर्नर के लिए आपका 30। इतना यहीं पे आप सारा एक अलग से नोट्स बना लो। क्वेश्चन जनरली आता है एज का, ठीक है? ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के मेंबर के लिए होना चाहिए। मतलब जो कंडीशंस लोकसभा के मेंबर बनने के लिए वो सारी की सारी अप्लाइड होंगी प्रेसिडेंट के लिए। वो मेंबर नहीं होगा, ठीक है? किसी भी सदन का, ना लोकसभा का, ना राज्यसभा का, किसी का भी वो मेंबर नहीं होगा, ठीक है? प्रेसिडेंट किसी का भी मेंबर नहीं होता, ठीक है? ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है? अब मैं ये बता चुका हूँ आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, एनी स्टेट गवर्नमेंट, एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। A sitting president or vice president, governor, and minister of union or state is not deemed to hold any office of profit, ठीक है? अगर वो मतलब ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ठीक? नेक्स्ट देखते हैं इम्पीचमेंट। देखो इंपॉर्टेंट है इम्पीचमेंट, ठीक है? पहले वो दोनों फॉर्मूले याद रखना कौन कौन। देखो अगर इलेक्ट कौन कर रहा है ये आपको पता होगा, तभी आप निकाल पाओगे कि उसको रिमूव कौन कर सकता है, ठीक है? इम्पीचमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, ठीक है? रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों है। फ्लेक्सिबल इस टर्म्स में कि उसको चेंज किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट, ठीक है? लेकिन रिजिड भी है क्योंकि उसकी टाइटनेस इतनी ज़्यादा है कि आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर ये हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप इज़िली हटा नहीं सकते या फिर स्पीकर को रिमूव करना है, तो ये सब चीज़ें आप इज़िली नहीं कर सकते, ठीक है? तो रिजिड है। देखते हैं कैसे कितना रिजिड है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज और टर्म बाय वेल डिफाइंड प्रोसेस इज नोन इम्पीचमेंट, ठीक है? महाभियोग बोलते हैं, ठीक? और अगर किसी और टर्म में अगर यूज़ करो, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, ठीक है? 2019 में ये बात उठी, सुप्रीम के जज को अगर हटाना है, ठीक है? तो उसको रिमूवल बोलते हैं, इम्पीचमेंट नहीं बोलते। इम्पीचमेंट टर्म इज़ एसोसिएटेड विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बात ध्यान रखना। अगर लिख देता है एग्ज़ाम में बाय चांस तो आप बिल्कुल कंसीडर कर लेना उसको, बट जनरली ये एसोसिएटेड है प्रेसिडेंट ऑफ, ठीक है? अब देख लो ग्राउंड क्या है? द सोल ग्राउंड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज़ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर इट इज़ टू बी नोटेड दैट द फ्रेज़ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी वर्ड याद रखना। देखो बहुत सारे वर्ड हो गए जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, माइनॉरिटी, ठीक है? ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है। ये बाद में अगर केस उठेगा तो बाद में सुप्रीम कोर्ट उसको हैंडल कर लेगा, ठीक? अब देखते हैं प्रोसेस क्या है, क्रोनोलॉजिकल प्रोसेस। याद रखो तो बहुत अच्छा है, आ जाता है आजकल एग्ज़ाम, मतलब नॉन टेक भी बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आ रहे हैं, कारण पूरा ही कवर करा रहा हूँ, ठीक है? हर चीज़ स्लाइड में नहीं कवर हो सकता है, इस कारण जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी साथ में नोट करते हुए चलना, ठीक? अब देखो प्रोसेस क्या है, द इम्पीचमेंट चार्ज कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस। पहला क्वेश्चन यही आ गया। क्या लिखेगा वो? द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन ओनली बी इनिशिएटेड इन लोकसभा। ऐसा डायरेक्ट स्टेटमेंट देगा। देखो पॉलिटी में बहुत से एक्सट्रीम स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं, ठीक है? दैट मनी बिल कैन ओनली बी ब्रॉट इन लोकसभा, बिल्कुल सही है, ठीक है? लेकिन ये सब चीज़ों को आपको एक्सट्रीम को याद रखना है कि आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है? मतलब लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बिल्कुल सही है, ठीक है? ये बिल्कुल याद रखना। दिस चार्जेस शुड बी साइन्ड बाय 1/4 मेंबर, ठीक है? जो भी सदन है, ठीक है? जैसे लोकसभा हो गई, लोकसभा में पार्लियामेंट पूरा कवर करेंगे। लोकसभा में आपके 500 552 मैक्सिमम सीट है। राज्यसभा में आपकी 250 टोटल सीट्स है, ठीक है? इसमें से 1/4 मेंबर को, ठीक है, साइन करना है तो इस चार्ज को कि हाँ भाई, हमको हटाना है तो 1/4 मेंबर से साइन होना चाहिए वो, ठीक है? उसके बाद आफ्टर द
इम्पीचमेंट रेज़ोल्यूशन इज़ पास्ड बाय 2/3 मेजॉरिटी। अब देखो, जो 2/3 जो मेजॉरिटी की बात कर रहा है, ये टोटल मेंबरशिप की बात कर रहा है, प्रेज़ेंट की बात नहीं कर रहा है। एब्सोल्यूट वोटिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है? टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक? मतलब 552 का 2/3, ठीक? प्रेज़ेंट एंड वोटिंग नहीं, उस दिन जितने आए या 550 ले लो, जितना भी सीट रहेगी, ठीक है? या फिर 250 का 2/3, इससे पास होना चाहिए, ठीक? एक क्या होता है, जैसे आप अगर नॉर्मली ऑर्डिनरी कोई लॉ ला रहे हो, ठीक है? उसमें पैसेज कैसे चाहिए? टोटल मेंबरशिप नहीं बोलता, प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने प्रेजेंट हैं और उसकी वोटिंग का कोरम होना चाहिए, एकदम 1/10 भी नहीं है तो दिक्कत है। ठीक है? टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है? अगर पास हो गया तो सेंड टू अदर हाउस व्हिच शुड इन्वेस्टिगेट द चार्ज। ठीक है? अगर लोकसभा में आया तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में आया तो लोकसभा में जाएगा, फिर इन्वेस्टिगेट होने के लिए। ठीक? तो ये याद रखना, 2/3 टोटल मेंबरशिप की बात। ठीक? एक-एक पॉइंट को मैं क्लियर कर रहा हूँ, नोट डाउन करना कहाँ पे क्वेश्चन गलत होगा। ठीक? द प्रेसिडेंट हैज़ राइट टू अपीयर एंड रिप्रेजेंट इन सच इन्वेस्टिगेशन। ठीक है? स्टेटमेंट लिख देगा तो बिल्कुल सही है। इफ अदर हाउस, ठीक है, दूसरा जो हाउस है, आल्सो सस्टेन द चार्जेस एंड पासेस द इम्पीचमेंट रेज़ोल्यूशन बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, फिर से टोटल मेंबरशिप की बात कर रहा है। मतलब दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों से 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है? तब वो इम्पीच होगा। ठीक है? देन द प्रेसिडेंट स्टैंड्स फिस्ट और रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस फ्रॉम द डेट व्हिच द रिज़ॉल्यूशन इज़ पास्ड। अब देखो, जनरली क्या होता है कि कोई भी लॉ आता है, ठीक है? एनी लॉ आया, वो लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, उसके बाद फाइनली जब प्रेसिडेंट उसको साइन करता है, तभी वो बिल से एक्ट बनता है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब आप प्रेसिडेंट को ही हटा रहे हो और उसी से साइन करवाओगे, ठीक है? ये मतलब ये आप सोच के ही आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है? जैसे ही पास होगा सेकंड हाउस से, जिस डेट को पास होगा, उस दिन वो प्रेसिडेंट इम्पीच रिमूव हो जाए। ठीक? क्लियर रखना। अब देखते हैं द फॉलोइंग पॉइंट नीडेड टू बी नोटेड रिगार्डिंग द इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब देखो, रिमूवल कौन कर सकता है, ठीक? जब हम पढ़ रहे थे इलेक्शन कौन करता है, तो उसमें क्या-क्या देखे, इलेक्टेड मेंबर्स सब जगह इलेक्टेड मेंबर, ठीक है? और कौन-कौन नहीं कर सकता है, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स कोई नहीं कर सकते और विधान परिषद के कोई भी, ठीक है? इलेक्टेड और नॉमिनेटेड कोई नहीं। लेकिन रिमूव कौन करेगा, ठीक है? इम्पीचमेंट प्रोसेस में कौन-कौन इन्वॉल्व होगा, ये भी, ठीक है? फर्स्ट थिंग, the nominated members of either house of the parliament can participate in impeachment though they do not participate in election। ठीक है? मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, ठीक है, इलेक्शन में। इम्पीचमेंट के केस में आपके इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब टोटली इम्पीचमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में, ठीक है? सेकंड स्टेटमेंट भी पढ़ देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी डू नॉट पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट दो दे पार्टिसिपेट इन हिज, ठीक है? मतलब अब कोई रोल नहीं है स्टेट का, स्टेट हैज़ नो रोल, ठीक है? स्टेट का कोई रोल नहीं है, यूटी का कोई रोल नहीं है इम्पीचमेंट में। ये चीज़ें ध्यान रखना। और एक मैं आपको शॉर्टकट और बता दूँ, ये जो है ना, ये जो लाइन लिखी है, ठीक है? यहाँ पे जैसे इम्पीचमेंट में इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड दोनों वो कर रहे हैं, ठीक है? यही दोनों आपके मिल के वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ठीक है? तो अगर ये स्टेटमेंट बनता है लॉजिकल कि द मेंबर्स इन्वॉल्व्ड इन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर इन आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो बिल्कुल सही है, ठीक? देखो, एक बार में नहीं होगा, 2-3 बार पढ़ोगे चीज़ों को आराम से क्लियर, ठीक? लेकिन कम से कम ना, अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्रोसेस-वोसेस नहीं भी ध्यान रहा है, तो कम से कम इलेक्शन में कौन ध्यान दे रहा है और रिमूवल में कौन है, ये सब चीज़ें अच्छे से ध्यान रखो, ठीक? नेक्स्ट देखते हैं, इम्पोर्टेंट है एग्जीक्यूटिव पावर। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में कर लेंगे क्योंकि लंबा हो रहा है ये, ठीक है? एग्जीक्यूटिव पावर क्या-क्या है ऑफ द प्रेसिडेंट। पहले ही बताया, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन हिज हर नेम, ठीक है? जो भी काम होगा, कोई भी बिल आया, एक्ट बना, क्या नाम पे हो, भारत किसी दूसरे देश के साथ संधि कर रहा है, कुछ कर रहा है, एग्रीमेंट साइन कर रहा है, एमओयू साइन कर रहा है, वो भारत के प्रेसिडेंट के नाम पे ही है, ठीक है? ही अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, ठीक है? दे होल्ड द ऑफिस इन हिज प्लेज़र, ठीक है? प्लेज़र ऑफ द प्रेसिडेंट पे वो करते हैं। इसको पार्लियामेंट में और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अब किसको इसको अपॉइंट करता है ये देख लो। ही अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल, ठीक है? अटॉर्नी जनरल बताया था मैं आपको, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है।
कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी नियुक्ति हुई है, अदर इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमिटी, ये सबको प्रेसिडेंट वो करता है, अपॉइंट करता है, ठीक है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसका लास्ट में एक लिस्ट बना के मैं आपको दे दूंगा, अच्छे से उसको गो थ्रू कर लेना, कौन अपॉइंट कर रहा है, टर्म कितना है, कब रिमूवल होगा, कौन रिमूव करेगा, ठीक। अभी के लिए इतना याद रखो मेजर नेम किस किसको अपॉइंट कर रहा है, ठीक। ही कैन अपॉइंट इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, टू प्रमोट इंटर स्टेट एंड सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कोऑपरेशन। ही ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर्स ड्यूटी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम, ठीक है। जैसे दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एलजी बोलते हैं ना, सुने होंगे, न्यूज़ में चल रहा है, वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंडर में ही हो, ठीक। कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, बट इन द नेम ये प्रेसिडेंट के उसमें होता है। ही कैन डिक्लेयर एनी एरियाज शेड्यूल एरिया, अब भी यूपीएससी में 2024 में यही क्वेश्चन आया है, ठीक है। एनी एरिया शेड्यूल एरिया एंड हैज द पावर विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। तो ये मैं अलग से कवर करूंगा, शेड्यूल 5 और 6 में, ठीक, तो अलग से कवर कर लेंगे। इतना अभी के लिए आप याद रखना, एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या है।